और 26 जनवरी को जो तिरंगे का अपमान हुआ है, इसको क्या कहें कि मोदी जी की कई विफलता है, सरकार के खुफिया तंत्र की। वो किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता जिसका बेटा सरहद पर अपनी जान गंवाता है। आप देखते हो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के बच्चे तिरंगे में लिपट के उनकी लाशें आती हैं, तो वो किसान तिरंगे अब आरती बैठे हैं, आरती के पास वो कहाँ जाएं? बताओ, हम आरती हम कहाँ जाएं? हमने करोड़ों रुपए की दुकान ली, समझना ये बात है, हुई करोड़ों रुपए की दुकान ली। यदि ये यहाँ से व्यापार खत्म हो गया ना, ये दुकान जो हमने 1 करोड़ में खरीदी है 10 लाख रुपए की नहीं रहेगी, 90% का नुकसान हमें हो जाएगा। कौन भुगतान करेगा हमारे उसका नुकसान का? उसके बाद यहाँ पे तो कबूतर बोलेंगे क्या वैल्यू? आपकी सब ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, और ये तस्वीर बदलने के लिए जो मोदी जी ने कोशिश की है, अगर आम आदमी और आम किसान को समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी तरफ से और पूरे देश की तरफ से मैं हाथ जोड़ के उन सभी किसान भाइयों को एक गुजारिश करूंगी कि ना केवल आपका नुकसान हो रहा है, आपके परिवारों का नुकसान हो रहा है, इस देश की तरक्की का नुकसान हो रहा है, देश की जो संपदा है उसका नुकसान हो रहा है, इस देश की गरिमा का नुकसान हो रहा है। सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध पर चर्चा। चंडीगढ़ पंचकुला के एग्रो मॉल में सरकार और किसान के बीच चल रहे गतिरोध पर समाज के राजनीतिक जगत, पत्रकारिता जगत, समाज सेवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉक्टर्स, समाज सेवी, व्यापारी वर्ग की विशिष्ट हस्तियों द्वारा समाचार कैरी के सौजन्य से की गई चर्चा में शामिल हुए समाज के सभी वरिष्ठ जनों को समाचार कैरी के आदरणीय संपादक राजेश कुमार जी ने तिरंगा भेंट कर सम्मानित किया। समाज में हो रही समसामयिक घटनाओं पर समाचार कैरी आगे बढ़कर इस तरह की सार्थक चर्चाएं आयोजित करता है और प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाता है। 2 महीने से ज्यादा समय में 2 किसान भी नहीं चल पाए, तो सरकार भी नहीं चल पाई। अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं इस चर्चा करने के लिए कि अब इसमें क्या है, ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही, सरकार की विफलता है या राजनीतिक दल, या ये कहें कि इस आंदोलन से भी कोई नया नेता उत्पन्न होगा। जैसे इतिहास में लालू प्रसाद यादव लोहिया के आंदोलन से निकले थे, मुलायम सिंह यादव, हर आंदोलन से कोई ना कोई नेता निकल कर आता है, वो सत्ता पाता है, सत्ता पाने के बाद फिर आंदोलन होते हैं, तो आंदोलन से ही नेता उत्पन्न होते हैं। आज इसी चर्चा करने के लिए इस आंदोलन से भी कोई राजनीतिक समाप्त करने का प्रयास तो कोई नहीं हो रहा है। जो ज्वलंत मुद्दा है किसानों का, उसके लिए मैं बधाई का पात्र मानती हूँ राजेश जी को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, और कम से कम जो लोगों में दुविधा है, जो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये परेशानी उठी क्यों है, कम से कम इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि हम यहाँ पर बैठकर संवाद करेंगे, बातों के ऊपर अपने विचार रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और जहाँ तक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने ये बात की कि MSP आया कहाँ से, 1960 की हरित क्रांति से आया, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूँ। उस समय किसानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से MSP को निर्धारित किया गया। पर कहीं ना कहीं जो MSP का लक्ष्य था, साल भर 10 साल, वो धूमिल पड़ता गया, क्योंकि आज 2020 के अंदर ये हालात है कि हम डार्क जोन में जा चुके हैं। हमारे धरती का नीचे का जो पानी है, हम पूरा एग्जॉस्ट करके उसको ख़त्म कर चुके हैं। अगर हमें अपनी धरती माँ को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है, तो उसके लिए हमें उपाय ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक किलो चावल हम उगाते हैं तो उसके लिए 5000 लीटर पानी चाहिए। हम में से कितने लोग ये चीज़ जानते हैं कि आज वो पानी अब कहाँ से लाए सरकार, जब हम अंदर का पानी खत्म कर चुके हैं और नए स्रोत हमारे पास नहीं है। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदा पहुंचाने के लिए, नुकसान के लिए नहीं है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की एग्जाम्पल दी, वैसे बड़ी एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर भी है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा अगर बड़े बड़े व्यापारी फायदा उठा सकते हैं, यहाँ की स्ट्रॉबेरी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ का बेबी कॉर्न, यहाँ का स्वीट कॉर्न जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के अंदर उगता है, उसको वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो उससे मेरे किसान भाई क्यों वंचित रहे? आज अगर मोदी जी ने हिम्मत करके इनको लाया है, तो उसकी सराहना करने की बजाय उनको काला कानून का नाम देकर उस चीज़ को बदनाम किया जाए,
मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक किसानों का गतिरोध है, वो वहाँ पर 2 महीने से बैठे हैं। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले। सरकार तो बहुत सारे कदम चल चुकी है। आपके कहने पर उन्होंने 1.5 साल आगे एक्सटेंड कर दिया कि 1.5 साल में हम पहले आपको समझाएंगे, फिर इनको लागू करेंगे। उसके बावजूद अगर कोई स्थानीय नेता और विपक्षी नहीं चाहता कि किसानों का मुद्दा हल हो और वो वहाँ से उठे, चाहे वो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं या चुड़ूनी जैसे लोग हैं, जो पहले भी इन्हीं पार्टियों के टिकटें लेकर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अपनी जमानतें भी जब्त करा चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है, ताकि जो उनका उज्जवल भविष्य है, क्योंकि विपक्ष ये बात कहा करता था कि आप पहली जमात में हो, आप पहली जमात में ही रहो। आज मोदी जी ने उनको दूसरी जमात से लाकर ग्रेजुएशन तक की प्लानिंग की है। ये चीज़ विपक्ष को हजम नहीं हो रही, जिसके लिए कानूनों का गतिरोध हो रहा है। बाकी मेहता जी, आपने कानून वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ, ताकि उन जितने किसान भाई हैं उनको समझाया जा सके जिनको बेकाया हुआ है। अगर 1.5 साल तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो अब किसान किस अड़ी में वहाँ पर बैठा है। आज विपक्ष उनको वहाँ पर किसकी गुणा करके उनको बिठा रहा है। और जिस तरीके के असामाजिक तत्व वहाँ पे घुस रहे हैं, जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के नेता कभी अपने पद से इस्तीफा देते हैं, कभी वो जल नेता बनने की कोशिश करते हैं, कभी वो किसान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे पूछिए, जब कंडेला में कांड हुआ था, जब सिर्फ 500 लोग धरने पर बैठे थे, तब गोलियां चलाकर 10 किसानों को जिस सरकार ने मारा था, आज एक धैर्य देखिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि अगर करनाल के अंदर कैंपवाला में अगर गतिरोध होने वाला था या कोई ऐसी आशंका थी, तो उन्होंने वहां पर हेलीकॉप्टर उतारा ही नहीं, ताकि वहां पे ऐसे कोई हादसा ना हो सके। गोलियां तो वहां भी चल सकती थी, वहां भी चल सकती थी। मैं ये मोदी जी बहुत बड़ी बात करते हैं, देश को झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। आज लगभग सभी कुछ प्राइवेट कर दिया गया है, और 26 जनवरी को जो तिरंगे का अपमान हुआ है, तो इसको क्या कहें कि मोदी जी की कोई विफलता है, सरकार के खुफिया तंत्र की विफलता है, कमजोरी है, कमजोरी ही हो सकती है। मैंने एक देखा सोशल मीडिया पर, एक बहुत भावुक व्यक्ति था, उसने लिखा, मोदी तूने विश्वास तोड़ दिया, मेरे तिरंगे का अपमान कराया, मेरे तिरंगे की रक्षा नहीं कर पाया, अब मैं तेरे से क्या उम्मीद करूं। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश दुनिया में भारत के नाम की बात करते हैं, वो अपने देश में गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को अपने तिरंगे की रक्षा नहीं कर पाए। मैं अपनी सरकार का धैर्य देखिए कि वहां पर पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। धैर्य नहीं है, ये धैर्य है। देश का झंडा किस तिरंगे का आप उसको धैर्य कहकर, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर वहां पे जिस तिरंगे के लिए शहीद भगत सिंह ने कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं, कितने वर्ष लगे हैं, कितने ही लोग मरे हैं, आप लोग सब लोग उन उपद्रवियों का साथ दे रहे हैं, वो अभी भी बॉर्डर पर बैठे हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जिन निहंगों ने वहां झंडा जलाया, वहां पर सब कुछ किया, अभी भी सरकार क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष षड्यंत्र करके उनको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसमें सारा कसूर विपक्ष का है, और जो वहां पे असामाजिक तत्व घुसे हैं उनका है। उसके बावजूद अगर धैर्य दिखा रही है सरकार, उसके बावजूद उनको 12 चरण की दौड़ में बुलाकर उनसे संवाद कर रही है सरकार, तो मैं धन्य मानती हूँ। देखिए, जिस तरीके से मिलिट्री फोर्स बुलाकर जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं, आरक्षण हुए हैं, उनको सरकार ने खत्म भी किया है, कंट्रोल भी किया है। पर इसके अंदर अगर किसान भाइयों के साथ सरकार बड़ भी बरत रही है, फिर भी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार को नहीं हो सकते। उस देश उस 26 तारीख को लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला किसान नहीं हो सकता। 1 मिनट और सुनो मेरी बात। तो वो कौन थे? उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान की ड्यूटी सरकार की है। जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान हुआ, उसके लिए तो सिर्फ सरकार है, सरकार की विफलता है। पुलिस की कमजोरी को हम नहीं मान सकते, हम सरकार की ये नहीं मान सकते कि सरकार की सहन शक्ति है, कायरता। आप उस बात का जवाब दीजिए, अगर वो किसान नहीं थे, जैसा कि आप कहते हैं, हम भी मानते हैं वो किसान नहीं थे, तो वो कौन लोग थे जो उनको वहीं पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता, उनको वहीं पर दंडित किया जाता, उनको वहां जाने से रोका जाता। अगर विपक्ष वहां जाकर उनका साथ दे रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, और वहां पर वो खुद भी ऐसे काम
पक्ष ये नहीं चाहता कि तिरंगे का सम्मान किसी भी व्यक्ति को तिरंगे का अपमान का अधिकार नहीं है। तिरंगे का सम्मान सरकार की जिम्मेवारी है। आगे राहुल जी। और मैं समाचार क्यारी के प्रमुख राजेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो समय समय पे ऐसे डिबेट और जो भी मेन मुद्दे होते हैं उसको लेके करते रहते हैं। और अब बात आती है प्रिय अधिवेशन के लिए, रंजीता जी ने और बहुत सी ने हमारे पूर्व पत्रकारों ने बात रखी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ एक कानून है इसके अंदर जो स्टॉक सीमा होती है वो खत्म कर दी गई है। आप देखोगे इतिहास के अंदर कभी भी स्टॉक सीमा मतलब की लिमिटेशन होया करती, कभी खत्म नहीं, अंग्रेजों के राज के अंदर भी स्टॉक सीमा होया करती थी। अब ये मोदी सरकार में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्टॉक सीमा खत्म कर दी गई है। स्टॉक सीमा खत्म करने से सभी आम जनता सभी समझदार है कि स्टॉक सीमा खत्म करने से क्या होगा। स्टॉक सीमा खत्म करने से ब्लैक मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। अभी बाकी पूरी डिटेल में बात आगे करेंगे, छोटे स्मॉल पे बोलने के लिए बोला है मेरे को स्टेप के तहत। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर अपनी जो मार्केटिंग जो मंडी होती है उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, मंडी प्राइवेट कर देंगे तो ये सरकारी मंडियां बनाई गई है इतने करोड़ों रुपए की, तो ये किस लिए बनाई गई थी? यदि सरकार कोई भी बंदा कोई भी परचेजिंग होगी मंडी के थ्रू होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, मार्केट फीस लगेगी। बाहर प्राइवेट मंडी बन जाएगी उसके अंदर से परचेजिंग होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इतने करोड़ों रुपए की दुकानें लेके लाइसेंस देते हैं इतने महंगे महंगे, 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर की फीस देनी पड़ती है सरकार को, जब जाके आड़ती का लाइसेंस मिलता है। ये सारा व्यापार तो खत्म हो जाएगा। व्यापारी के साथ साथ इनके आड़ती है, मुनीम है, जिनके लाखों लोग लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर कितनी मंडियां होगी, कितने आड़ती होंगे, कितने कर्मचारी होंगे इनके साथ लगे, आप गिनती नहीं कर सकते। इससे काफी ऐसे पॉइंट्स है इसके अंदर थ्री अधिवेशन के अंदर जो नुकसान होगा, बाकी जो भी है इसको मिक्स में आगे बढ़ गुजराती जी हैं। लाल किले का कौन था लाल किले पे? संदीप सिद्धू का लाल किले के ऊपर, संदीप सिद्धू का लाल किले के ऊपर कौन नहीं था वहां पे? जब मोदी जी लाल किले के ऊपर झंडा फहरा रहे थे उस वक्त तो पुलिस के साथ था, कोई बंदा कीटी तो घुस के देख ले उसके अंदर। जिस तरह प्रधानमंत्री जी गए पुलिस खत्म। कितने पुलिस वाले थे वहां पे, उनको पता नहीं था कि वहां पे क्या होने वाला। जब आपने वीडियो नहीं, आपने वहां पे नहीं देखते क्या आप पॉइंट पे आओ, आप पहले व्यापारी के पॉइंट पे बात करो, व्यापारी के पॉइंट पे बात करके लाल किले के पॉइंट पे बात करो, लाल किले के पॉइंट पे करेंगे इसके कौन सा आप लाल किले पे संदीप सिद्धू ने सब किया संदीप सिद्धू वहां पे मिला नहीं मिला वहां पे संदीप सिद्धू वहां पे बाहर ही था। उसके बाद तिरंगे का जो अपमान हुआ उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? बड़ा सुंदर क्वेश्चन जो है आपने किया है कि तिरंगे का अपमान का जिम्मेवार कौन। देखिए 26 जनवरी को जो पूरा षड्यंत्र एक वहाँ पर रचा गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर उसमें शामिल थे और जिस प्रकार से सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया गया, क्योंकि सरकार ने लगातार इस ट्रैक्टर रैली के लिए वहाँ पर मना किया था और उसके बावजूद भी समर्थन जो अपने प्रदर्शनकारी हैं इन लोगों की तरफ से एक बात कही गई कि बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से इस प्रदर्शन को किया जाएगा। जी फिर चुपचाप बैठ जाएंगे नहीं है। सरकार जब होती है किसी पार्टी की हो, कांग्रेस की, भाजपा की, कोई भी हो, उस सुरक्षा की जिम्मेवारी, शांति की जिम्मेवारी, स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, हर जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार का खुफिया एजेंसी भी है, पुलिस भी है, फौज भी है, बीएसएफ भी है, सब कुछ है। क्या सब फेल हो गया? प्रजातंत्र है, जैसा कि अभी आपको मानना होगा। जैन साहब ने एक बात कही, ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन ना रहकर राजनीति का अखाड़ा बन चुका है और तरह तरह के लोग वहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे ज्यादा इस आंदोलन में कुछ रहा नहीं है। इस पे मुझे लगता है कि किसान नेता की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सरकार की, तो सरकार और जो नेता हैं वो दोनों ही जिम्मेवार हैं। किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध है उस पर 2 मिनट में अपने सुधा चक्का जी। धन्यवाद करती हूँ, बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगी, वो किसान है या आतंकवादी हैं, ये अपने दिल की बात सुनो, पार्टी की बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस अपना खुद का रखते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं इस समस्या को हल करने के लिए, देश के लिए सोचने के लिए, तो हम सच्ची आत्मा से जरूर सोचें, चर्चा करें, अपने अवश्य रखें। एक बात मैं उसमें मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ, अगर हम ये दोबारा ही बना लें तो फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा। देखिए झंडे का जो अपमान है ये एक सोची समझी चाल थी है। ये कुछ किसान जो लोग थे
जो बड़े इसका पक्ष ले रहे थे कि हमारी जिम्मेवारी है। अब वो जिम्मेवारी में जब तिरंगे का अपमान किया, इतनी फौज लोग पहुंच गए हैं वहाँ पे, तो उसमें अगर सरकार कार्रवाई करे तब कहते हैं सरकार कार्रवाई नहीं करती। जब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की तो फिर कहते हैं अभी इनसे ऊपर क्यों की, ये तो किसानों का जो ना दमन कर रहे हैं। तो ये इसका जो इन्होंने इतना इसलिए वो कहा आम आदमी है, विपक्ष है, उसके जिम्मेवार किसान नेता हैं। जो किसान नेता थे, जिन जिम्मेवारी ले रहे थे वहाँ पे, वे हम कोई ऐसा माहौल नहीं पैदा करेंगे जिससे कि सरकार को या पुलिस के खिलाफ या पुलिस के ऊपर लाठियां नहीं चलेगी। तो आप देखिए ना क्या किया है। जी सवाल का एक जवाब नहीं मिल पाया, मैं भी दे नहीं पाया मेरे ख्याल से, कि वो किलाबंदी क्यों गई थी? क्या वाकई आतंकवादियों का डर था? आप क्या कहना चाहते? वो किसी किसानों के और उसके लिए नहीं की गई थी। देखिए, जब कोई भी प्रदर्शन चल रहा होता है, कोई आंदोलन चल रहा होता है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात का भी ख्याल रखती है कि जो आम नागरिक हैं, आम जनता जो है, किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, और उन्हीं सब चीज़ों को लेके ये सारी चीज़ें बैरिकेडिंग और किलाबंदी जो है की जाती है। इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा। मेरा मानना ये है कि मेरे ख्याल से इसके लिए आपको इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए रिजल्ट। मैं कुछ नहीं हो रहा हूँ। हाँ। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब देना पड़ेगा आपको। जी। आप ये कह रहे हो किलाबंदी की गई, हुई किलाबंदी, तो उखाड़ी क्यों गई है? उसी कारण क्या रही? सारे के सारे आंदोलन का आपको अच्छे से पता है, और उसमें किस किस प्रकार के षड्यंत्रकारी लोग शामिल हैं ये भी आपको पता है। तो बहुत काफ़ी समय से इस देश में आंदोलन होते चले आए, आज़ादी के लिए भी हुआ है, और बैरिकेडिंग लगते हैं। वो बैरिकेडिंग इसलिए लगते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी है वो एक तरफ रहे और आंदोलनकारी एक तरफ रहे, ताकि वो उस हद को पार ना करें। ठीक है जी। तो अभी जो आप लोगों ने देखा, आपने समाचार मीडिया ने इस चीज़ को पूरी तरह से दिखाया, क्या वो बैरिकेडिंग से रुक पाए? जो बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी, आप ये नहीं कह सकते कि बैरिकेडिंग नहीं लगाई थी, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। उनको क्या वो उससे रुक पाए? उन्होंने ट्रैक्टरों से कुचलने की कोशिश की गई, अपने ट्रैक्टरों से पुलिस तक को कुचलने की कोशिश की उन्होंने, और वो एक दो एक्सीडेंट में मारे भी गए। जहाँ पर कि अपनी प्रियंका गांधी जी उनसे मिलने भी की, सहानुभूति जताने भी गई हैं। अगर वो सहानुभूति जताने गए उनसे, तो इसका मतलब उनको पता होगा कि वो किसान थे या आंदोलनकारी थे या क्या थे। अभी किलों की बात है। तो मान ही रहे हैं कि उखाड़े गए हैं, आप मान रहे हो? बैरिकेडिंग उखाड़ी गई है? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये मान रहे हो कि उखाड़े गए हैं वहाँ से बैरिकेड? कौन बैरिकेडिंग? आप कह रहे हो ना, कांटे की बात हो रही है। वो कांटे हुए किले की बात है, किले उखाड़े गए, किले उखाड़ी है, वहाँ से उखाड़ी गई है। नहीं, बिल्कुल किसान क्या हो रहे हैं? पैसे की बात उसकी संपत्ति इसलिए कह रहे हैं, हमने किसान क्या हो रहे हैं? हमने ये कहा किसानों को बचाएंगे, विकायत भी उस कमेटी के अंदर आएंगे, चुड़ूनी भी उस कमेटी में बिठाए जाएंगे। आपको जो सही लगेगा वो रखा जाएगा, आपको जो गलत लगा जाएगा वो निकाल दिया जाएगा। उसके बावजूद ये किस बात की अड़ी है कि वहाँ पर हम तो बैठे हैं, चाहे अप्रैल आ जाए चाहे सितंबर आ जाए। मतलब आप देश को झुकाना चाहते हैं, आप सरकार का सिर झुकाकर अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। अरे उनकी धैर्यशीलता तो देखिए कि उसके बावजूद उन्होंने इतनी शांतिपूर्ण ढंग से इसको फिर भी खत्म करने की कोशिश की। पर अगर आज लोग विपक्ष उनका साथ देकर उनको गुमराह कर रहे हैं, तो आज कसूरवार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष है, वो धर्मी है जो इस किसान आंदोलन को खराब करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर कानून सड़क पर नहीं बनते। हम एमपी को चुनकर संसद में भेजते हैं और वो कानून वहां बनाते हैं, सड़कों पर कानून नहीं बनते। इन नटशल में ये कहना चाहूंगा कि एक किसान अपनी हठ धर्मिता छोड़े, यस और नो की बात ना करें और संवाद करें। संवाद से ही समाधान निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने पूरी दिल्ली को किला नुमा बना दिया था। क्या वो किसान कोई उग्रवादी थे, कोई डाकू थे? दूसरा सवाल ये है, एक ट्वीट क्या किया, उसके बाद सारी किले उखाड़नी शुरू कर दी वहाँ से। क्या कारण रहा? क्या मतलब किसानों पर विश्वास नहीं रह गया है? अब जवाब दीजिए प्लीज। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसानों के लिए लगी है? तो मैंने किसने आप क्यों मानते हैं कि वो किसानों के लिए लगी है? तो किसने लगी
जो तरफी तिरंगे झंडे का अपमान कर कर वहां पर लाठियां चला रहे हैं पुलिस वालों पर, ये कीले उनके लिए जवाब दीजिए। अगर सुरक्षा नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, अगर आप सुरक्षा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, मंशा ये नहीं है कि किसानों का आंदोलन कराना है, मंशा ये है कि मोदी जी अगर एक सफल कानून लेकर आए हैं उसको मोदी जी को कैसे झुकाना है। इससे मोदी जी नहीं झुकेंगे, इससे सर जो देश का है वो सर झुकेगा, क्योंकि ये जो कानून है मोदी जी ने तो अपना हक खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया कि 1.5 साल तक इसको एक्सटेंड करते हैं, पहले लोगों को समझाएंगे फिर इनको लागू करेंगे। अब इस बात के लिए वहां पर अड़ी पर बैठे हैं क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि उनकी दुकानदारी बंद हो, विपक्ष ये नहीं चाहता कि किसानों का भला हो, विपक्ष ये नहीं चाहता कि उनकी दुकानदारी बंद होकर जो वो पैसे जेबों में भरते थे वो किसानों की जेबों में चले जाए। चलने वाली बात नहीं है। 2 कदम चलने का मतलब है आप भी कुछ इनिशिएटिव दीजिए और हम भी कुछ इनिशिएटिव लें, तभी इसका समाधान होगा। और दूसरी बात कि इतना शोर शराबा मचा रहे हैं 26 जनवरी को जो तिरंगे का और देश का अपमान हुआ और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी बदनामी हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? के अपमान का जिम्मेदार जो इतना सराहनीय काम किया है कि अपनी भावनाओं को रोका है, कोई अत्याचार नहीं किया, कोई गोली नहीं चली, वरना गोली भी चलाई जा सकती थी, सैकड़ों आदमी भून दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये प्रजातंत्र है और इसका उन्होंने मान रखा है। अमेरिका ने भी हमारे कृषि कानूनों को सराहा है। तिरंगे के अपमान का जिम्मेवार कौन? मैं ये मानती हूँ कि जो उपद्रवी इस तिरंगे के अपमान में शामिल थे वो विपक्ष मुखौटा पहन के आया था या आतंकवादी मुखौटा पहन के आए थे या कौन लोग थे, वो मुखौटा उतारने की जरूरत है। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानती हूँ उन उपद्रवियों को जो किसान आंदोलन के बीच में घुसकर किसानों को बदनाम कराएंगे। मैं जिम्मेदार मानती हूँ उस विपक्ष को जो हर गलत चीज को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं मानती हूँ वहाँ की जो दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी थी उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर CID फ्लॉप हुई, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल सरकार सरकार राजेश जी आप एकदम सही कह रहे हो। जो तिरंगे का अपमान हुआ है ना, इसके अंदर सरकार फेल है। आप देखोगे जब सरकार के प्रशासन के बड़े बड़े IAS अफसर ये रूट तय कर रहे थे बड़े बड़े किसान नेताओं के साथ, जब किसान नेता 26 तारीख को वहां पे जाने के उस रूट को बंद क्यों किया गया? दूसरा रूट जब फाइनल था ही नहीं, जिस रूट पे जाना नहीं था उस रोड के ऊपर तो इन्होंने खोल दिया प्रशासन ने, वहां पे तो खुला कर दिया, और जो रूट पे जाना था वहां पे बड़े पुलिस की पाबंदी लगा दी। लाल किले पे कैसे घुसने दिया इनको? व्यापारियों के नाम पे कांग्रेस का मुखौटा उतारेगी, ये पहले कीजिए कि आप कांग्रेस ही हैं कि कांग्रेस के पदाधिकारी से बैठकर इस बात पे यहाँ पे मैं तो बैठा हूँ व्यापार मंडल की तरफ से बैठा हूँ, युवा व्यापार मंडल की तरफ से, जो मैं बात कर रहा हूँ ओनली व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। व्यापारियों की मैंने बात करी, क्यों नहीं सरकार हटाती इसको? क्योंकि इसमें करती है कि प्राइवेट मंडी कर देंगे, अनाज कहाँ देंगे, आटा कहाँ जाएगा, लोगों ने ये नहीं देखा कि अगर किसान का जुलूस निकल रहा था तो उसके ट्रैक्टर पे एक तरफ तिरंगा था, एक तरफ किसानों का झंडा लगा हुआ था। वो किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता जिसका बेटा सरहद पे अपनी जान गंवाता है। आप देखते हो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के बच्चे तिरंगे में लिपट के उनकी लाशें आती हैं, तो वो किसान तिरंगे किसान अपने नाम को बदनाम क्यों नहीं कर रहा है? किसान आंदोलन हो रहा है, किसान की मांगों के लिए हो रहा है। किसानों ने 37 बातों पर साइन किए थे, एग्रीमेंट किया था, उसकी शर्त पर ये दिया गया था। सारी कोई भी शर्त मानी नहीं गई है, कोई भी किसान नेता को दिखाई नहीं दिया। तिरंगे के अपमान का जिम्मेवार किसी न किसी रूप में विपक्ष भी उतना ही है। लाल किले पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और 26 जनवरी पे तो बड़ी हाईटेक सिक्योरिटी होती है, ग्राउंड पे भी होती है सिक्योरिटी, आसमान पे भी होती है। लेकिन ये सरकार ने साजिश रची किसानों के खिलाफ और रास्ता खोला गया, और वहाँ असामाजिक तत्व वहाँ घुसाए गए। लाल किले के गेट इतने तगड़े हैं, अगर हाथी भी टक्कर मारे तो गेट नहीं टूटेगा। वो गेट क्यों खोले गए? उसने
इंडियन सिक्योरिटी कहाँ थी, इस चीज का कोई जवाब नहीं देगा। जिस आदमी ने वहां झंडे का अपमान किया उसके फोटो सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ, इनके सांसद सनी देओल के साथ उसके फोटो वायरल हो चुके हैं। ये सारा सरकार की लापरवाही है और सरकार बिल्कुल विफल है। जहाँ तक मैं अत्याचार की बात कर रहा हूँ किसानों पर, सर आप कह रहे हो वहाँ उनका ध्यान दिया जा रहा है। किसान 2 महीने से रोड पर बैठे, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। 2 डिग्री टेम्परेचर में किसान रोड के ऊपर बैठा है और सरकार सुन नहीं रही। आप कह रहे हो सरकार का अत्याचार नहीं हो रहा है। 2 महीने से सैकड़ों करोड़ रुपया वहां खर्च हो रहा है। पिज्जा चल रहा है, बिरयानी चल रही है, हीटर्स लगे हुए हैं। ये सब पैसा कहां से आ रहा है? अब उनको पकड़ा, दिल्ली को बचाया जा सके। ये बड़े हंसी की बात है कि 1.5-2 लाख किसान वहाँ बैठा है और उनको ये आतंकवादी बता रहे हैं। अगर वो आतंकवादी है तो दिल्ली अगर वो मानते हैं तो बैठे हैं तो वो किसान है। तो ये पर्दाफाश कौन करेगा कि मुखौटा पहनकर वहाँ पर जो दर्द बुझाते हैं, जो हम तलवारें चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल छीनते हैं, जो पुलिस वालों का हाथ काटते हैं, वो कौन लोग हैं? या आप उसको क्लियर कीजिए ना कि वो किसान है, वो विपक्ष है, या वो चेहरे हैं कि वो नहीं चाहते कि देश में सुरक्षा कायम रहे। आप लोग उस मुखौटे को उखाड़िए, ना कि उनका साथ देकर ये कहिए कि कीड़े क्यों लगाई गई है। कि तब लाल किले पर तिरंगे का अपमान होता है तो वो किसान नहीं है, तब उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो वो किसान बन जाता है। कृपया करके मेरी ये प्रार्थना है राजनीति से, ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। इतनी गंदी राजनीति ना करें कि देश गिर जाए तो हम सब टुकड़े हो जाए। राजनीति का गिरता सत्तर आज हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो कहा नहीं, किसान नहीं, गद्दार भाजपा का ही। अब रोकने का प्रयास करते हैं तो किसान आता है। किसान का मुखौटा पहनकर, तिरंगे को ढाल बनाकर जो हमारे देश में चल रहा है उसी की चर्चा के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि ये क्या फंड है। जब तिरंगे का अपमान हुआ तो वो किसान नहीं था, अब रोक रहे तो किसान था। इसी मुद्दे पर सच्ची आत्मा से अगर आप कहें, राजनीति से उठ कर चर्चा करें तो चर्चा का फायदा है, बहस का फायदा है। यहाँ भी हम इस छोटे स्तर पर बैठकर राजनीति करेंगे तो कोई फायदा नहीं, बहस का कोई निर्णय नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमें दोगली चाल से निकलकर देश के लिए सोचना होगा और देश के लिए सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आगे समाचार जारी पत्रिका समूह के एडिटर इन चीफ श्री राजेश शर्मा जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। न सिर्फ धन्यवाद बल्कि मैं कहूँगा कि ये साधुवाद के पात्र हैं। समय समय पर ऐसी चर्चाओं का आयोजन करते हैं और पब्लिक के सामने, जनता के सामने मुद्दों का समाधान और मुद्दों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहा है। आंदोलनों की अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो एक बहुत लंबा इतिहास है। 1906 में शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी की अगुवाई में एक किसान आंदोलन हुआ था और उसमें एक नारा बहुत बुलंद हुआ, पगड़ी समाज जिंदा। आज जिस एमएसपी की बहुत जोर शोर से बात हो रही है वो 1960 की हरित क्रांति की ही थी। इन आंदोलनों से बहुत सी अच्छी बातें भी निकलती हैं और कुछ एक जो ना मानने वाली बातें हैं वो भी सामने आती हैं। और जहाँ तक सवाल है आज के इस कृषि आंदोलन का, तो ये 3 अध्यादेश सरकार लाई है, उन्हीं के विरोध में ये चल रहा है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जिसका कि विरोध हो रहा है, कांग्रेस भी कर रही है और कुछ दूसरी ताकतें भी इसके पीछे लगी हैं। कांग्रेस सरकार के कमलनाथ जी की सरकार में छिंदवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई थी, जिसका फायदा 27,000 किसानों को हुआ था। आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन
वही सरकार आज इसका विरोध कर रही है। ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए। हर समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है और यही प्रजातंत्र की देन है। सरकार और किसानों के बीच जो चल रहा है उससे आम जनजीवन भी प्रभावित है। दिल्ली के चारों बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, चाहे कितना भी मना करें फिर भी जनमानस प्रभावित है, शिक्षा प्रभावित है, स्वास्थ्य प्रभावित है, सरकारी सेवाएं प्रभावित है और लोग ठंड में बैठे हुए हैं। बार बार बात घूम के सरकार पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि सरकार जब बन जाती है तो वो पार्टीबाजी से ऊपर उठ के एक सरकार है, उसको हर व्यक्ति का, विरोधी का भी, अपने वोटर का भी कल्याण करना है, ध्यान रखना है, उसको सबको मिलकर चलना है। तो आज की चर्चा ये है कि 2 महीने से ज्यादा समय के बाद भी सरकार इस आंदोलन को क्यों नहीं रोक पाई? इसमें किसकी कमी है? सरकार की कमी है या विपक्षी हट पर अटके हुए हैं? वो आंदोलन के जरिए सत्ता पाना चाहते हैं, क्योंकि पैसे भारत के इतिहास में पहले भी कई बार हुआ है। जब जब आंदोलन हुए हैं, आंदोलन से ही सत्ता पाई गई है। लोहिया का आंदोलन था, उसमें लालू प्रसाद यादव पैदा हुए, मुलायम सिंह जैसे जितने नेता पैदा हुए, उन्होंने वर्षों तक सत्ता हासिल की। फिर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे से केजरीवाल जैसे नेता पैदा हुए, उन्होंने दिल्ली में आके सरकार बनाई, शासन पाया। तो ये हमारे भारत का इतिहास रहा है कि आंदोलन से ही हम सत्ता का रास्ता ढूंढते हैं। तो हम इस जो बैठे बुद्धिजीवी, पॉलिटिकल जगत से, पत्रकार जगत से, समाज सेवा से, डॉक्टर बैठे हुए हैं, सभी से चर्चा ये करते हैं कि कहीं इस आंदोलन के पीछे भी सत्ता जाने का कोई प्रयास तो नहीं है। अब गुप्ता जी हमारे बीच में नए आए हैं। गुप्ता जी कम शब्दों में 2 मिनट में इस है। अब ये जो किसान का जो ये इसका मुद्दा चल रहा है, पहले किसान का मुद्दा था। अब जब से पॉलिटिकल पार्टियां बीच में आ गई हैं, अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ी है कि आने वाला जो पंजाब में विधानसभा चुनाव है, अब इसमें कहा जा रहा है, हर बार कहा जा रहा है यानी पंजाब के ही ज़्यादा लोग हैं, पंजाब के अलावा हरियाणा के भी हैं। लेकिन पंजाब में ज़्यादातर जो ये कोंडल मचा है वो पंजाब के किसानों का मचा है, वो राजनीतिक मुद्दा है। वो राजनीतिक कारण, उनकी राजनीतिक की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। अब जो मुद्दा बन चुका है, अब ये राजनीतिक मुद्दा है। लोकसभा में देख लिए, विधानसभा में देख लिए, जब सरकार कहती है कि हम एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको बिंदुवार चर्चा में भाग लेना चाहिए। जहाँ आपको कमी लगे वहाँ टोक दो, ताकि पब्लिक को तो जो संदेश है जो जाए तो सही। ये तो पता लगे पब्लिक में हम लोकसभा, राज्यसभा में सिर्फ ओला करने के लिए जाते हैं। हमारा फर्ज बनता है लोकसभा में, राज्यसभा में जब मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, भाई आप बिंदुवार हमारी चर्चा करें। तो ये एक जी धन्यवाद। कानून वापस लेने के मूड में नहीं है और किसान पीछे नहीं हट रहा है। हर पार्टी अपनी राजनीतिक गोलियां सेक रही है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद सरकार को ये चाहिए कि वो ये कानून वापस ले ले और किसान अपने घर पे जाए और देश आगे बढ़े। युवा आए हैं काम करने के लिए, युवा तो काम करने के बाद जब पेपर तो रहेगा नहीं, सरकार के बड़े बड़े घराने के व्यापारियों के रोष देखने को सारे को आपको जगह ना पाने पर किला है तो खर्चा है। अगर उसके लिए गोडाउन बन रहे हैं सुरक्षा के लिए, तो आपके पेट किसानों को आगे बढ़ाने के लिए रिफॉर्म किया जा रहा है, सुरक्षा आवाज बोल रहे हैं। आप गूगल पे चेक कर लेना, किसी के मत मानना, गूगल पे चेक करना। ये मंडी है और ये सामने खेत है। आपको गेहूं परचेज करनी है, यहाँ पे आपको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो रेट आपको वहाँ मिल रहा है वो यही मिलेगा। 1% यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। आप कहाँ जाओगे? आप खुद बताओ। आप जवाब दो जी। सभी ने प्रयास किए हैं, एक मिनट फिर भी नहीं हो पाया। अब ये सरकार प्रयास कर रही है, उनको व्यापारियों का सहारा ले रही है, व्यापारियों के जरिए से किसान को बाजार खोल रही है, उसको नए नए रास्ते दे रही है, उसके लिए कुछ कर रही है। कानून सरकार गरीब आदमी के लिए बनाती है, जरूरतमंद के लिए बनाती है। उस गरीब किसान के लिए ये कानून है जिसके पैर में जूती नहीं है, जिसके घर में फसल बिकने के बाद शादी होती है।
है। और शादी तब होगी जब फसल बीज के पैसे आएंगे। एक पिज्जा खाने वाले के लिए, मर्सिडीज में चलने वाले के लिए कानून नहीं होना चाहिए। मैं भी देश का नागरिक हूँ, उसको हक नहीं है इस बात का। आपने पंजाब और हरियाणा में जमीनें खरीद ली गोडाउन के लिए 2018 और 19 में, उनको कैसे पता चला कि गोडाउन की अनलिमिटेड सीमा हमें भंडारण की मिलने वाली है? उस चीज पे ध्यान नहीं जा रहा है, किसान के उस पे जा रहा है। अगर किसान के पास 4000 गायें हैं, दूध बेच रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो मेहनत करके उसने गाड़ी ले ली तो उसको बुराई क्या है? अभी कह रहे हैं सभी कि कानून को वापस लिया जाए। कितनी अज्ञानता है, मगर फिर भी हम जोर देते हैं। हम अपने आप को समझदार कह सकते हैं या अज्ञान कह सकते हैं कि कानून कैसे बनता है। वो प्रक्रिया का ही पता नहीं है, उसको खत्म करने का भी जरिया पता नहीं है, मगर एकदम से अड़ जाते हैं, एक अड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। पहले इसको समझ तो लें कि ये कानून कैसे बनते हैं और कब कैसे लागू होते हैं और कैसे इसमें अमेंडमेंट हो सकता है या फेरबदल हो सकता है। मेरा कहना यही है कि हम सभी इस चीज़ की जानकारी को प्राप्त करें और फिर कहीं दूसरों को बताएं। ये नहीं कि दूसरों को बिल्कुल ही भड़का दें, उसको बेचारे को वैसे ही नहीं पता है, कुछ हमने बता दिया उसको उल्टा सीधा। ये वही चल रहा है आज आंदोलन, उनको कुछ भी नहीं पता है, वो कुछ हम उल्टा सीधा उनको बताते जी धन्यवाद। हमारे हेफन के अंदर चल रहा है, वहाँ पर भंडारण की जगह नहीं है, वहाँ पर लकड़ी की जगह नहीं है, इसलिए बनाए जा रहे हैं साइलेंस, यहाँ की वहाँ पर संभाला जा रहा है। अरे आपने एक भी कदम उठाया उनकी फसल की सुरक्षा के लिए? आपने एक भी कदम उठाया ताकि उनका भंडारण सही तरीके से हो सके और वो सामान एक्सपोर्ट हो सके? वो वहाँ पर सड़ जाए, वो वहाँ पर सड़ जाए, उसमें कीड़े मर जाए। ये पानीपत के अंदर 35 लाख रुपए किले के हिसाब से जमीन दी गई, क्यों दी गई? वहाँ का कलेक्टर हमें रेट पता करो, 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपया अडानी को 35 लाख उसको संभालने के लिए साइलोस बन रहे हैं। तो आपके पेट में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, और अगर भाजपा कर रही है तो आपको हसद नहीं होगा। भाजपा कर ही नहीं रही है। खेल की बता रही है कि कांग्रेस के टाइम में इतना था, बीजेपी टाइम में इतना है, विद आंकड़े विद प्रूफ आपके बीच में हूँ। ये पढ़िए, 2004 के अंदर अगर हम धान की बात करते हैं तो एमएसपी था 560 रुपए, जो 2014-13 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने बढ़ाकर किया 310 तक ले आए धान को। इसी तरीके से सभी फसलों को बता सकती हूँ मैं आपको। आगे गेहूं का इनका 1400 था, 3050 इनका सरसों का था, 1250 इनका कपास का था। लाइन वाइज मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करती हूँ, आज की डेट में जो गेहूं का है, जो हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है। अभी आप एमएसपी बताने के लिए दे रहे हैं, आप तो झूठ का परिंदा बोलते हैं कि हम इतना बेच रहे थे, इतना है। लोगों को पता तो होना चाहिए कि आज भवंतर भरपाई योजना के तहत सबसे ज्यादा एमएसपी पूरे देश के अंदर भी दे रहा है, तो सिर्फ हरियाणा की सरकार दे रही है। सबसे ज्यादा अगर फसलों का मूल्य दे रहा है तो हरियाणा की सरकार दे रही है। मैं आपको पूरे हरियाणा नंबर 1 पर है इस समय, 11 की 11 फसलों के ऊपर अगर कुछ दे रहा है तो हरियाणा की सरकार दे रही है। लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये बात है, पूरे देश ने देखा था कि राज्यसभा में बड़े धक्के से ये कानून पास किया बगैर वोटिंग के। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं किसान सत्ता हथियाना चाहता, किसान अपनी जमीन बचा। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, नहीं हम नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे, ये हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये आंदोलन भी पहले आंदोलनों की तरह सत्ता पाने के लिए तो नहीं हो रहा है? क्या इस आंदोलन से भी तो कोई नेता उत्पन्न होगा? ये बोला मैं, यही बात तो चर्चा के लिए लिखते हुए यही बात ध्यान देने लायक है। किसान अपनी जमीन बचाने के केजरीवाल की तरह जैसे अन्ना नेता तो नहीं आएगा अब इस आंदोलन से। देखो, अगर सकते हैं भविष्य गर्भ में है, लेकिन सच्चाई जो है 170 के करीब किसान शहीद हो चुके। किसी भी नेता का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री के मुंह में दही जमी हुई है, 2 शब्द उनके बारे में नहीं आए, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि किसान वहां बैठ के पिज्जा खाता है। भाई पिज्जा तो अन्न से ही बनता है जो किसान उगाता है। अगर किसान ने गाड़ी ले ली तो इनको तकलीफ होती है, अगर किसान का बेटा अफसर लग गया तो इनको तकलीफ होगी, अगर किसान ने पिज्जा खा लिया, किसान ने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो इनको तकलीफ होती है। जबकि संविधान में है ही नहीं। अगर ये कानून वापस दे दिया गया तो आपको नहीं लगता कि और जितने कानून पास किए गए हैं जो हमारी बहनों के काम आए, चाहे वो मुस्लिम पे कानून था, कोई भी कानून था, तो वो और नहीं खड़े हो जाएंगे इसके लिए कि वो भी कानून वापस किए जाए?
और इसके अगर खिलाफ किसान खड़े हैं तो वापस लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जनता के बाकी कानूनों के लिए कभी कोई इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात ये है कि भाई साहब ने जो वकील साहब ने बताया कि महाराष्ट्र का किसान पंजाब में फसल बेच सकता है, अभी यूपी का किसान तो हरियाणा में फसल बेच नहीं रहा, उसका बॉर्डर पे रोक लगा दी जाती है, उसकी फसल नहीं आने। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर किसान के पास 2 एकड़ जमीन है तो वो महाराष्ट्र से पंजाब में थोड़ा ही बेचने आएगा। अमेंडमेंट्स का वापिस ये गलत तरीके से पास किया गया राज्यसभा में, बहुमत के बगैर राज्यसभा में धक्केशाही से पास किया गया। हम संविधान को ही फॉलो करेंगे। अगर नहीं चाहते किसान तो वापिस कर लो, क्या दिक्कत है? प्रजातंत्र में जनता की सुनी जाती, जनता जनार्दन है। अगर नहीं सुनेंगे तो 2024 में जनता सुना देंगे इनको। हर जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, लगभग घरों में बंद रहे। अभी तक हम कोरोना काल से उबर नहीं पाए हैं, पूरा विश्व ही नहीं उबर पाया है। ऊपर से ये आंदोलन लगभग 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन। तो इस आप डॉक्टर हैं, आपने कोरोना काल में बहुत सेवा की है, लोगों को जागृत किया है, ट्रीटमेंट भी दिया है, आप फ्री सेवा भी कर रहे हैं, ओपीडी लगाते हैं, मुझे पता है। अब आप ये बताएं कि इस आंदोलन से, जिसमें कि कोई पालना नहीं की जा रही कोरोना की, कोई इसका सुविधा नहीं है, इसमें क्या हो सकता है? क्या कोई नई महामारी हो सकती है? इसका क्या होगा? इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे 2 महीने से ज़्यादा अभी जो ये आंदोलन चल रहा है और उसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या अपनी पर्सनल हाइजीन किसी भी तरीके से जो किसान भाई बहन अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, उससे कोई भी महामारी, जैसे अभी कोरोना की 2nd स्टेज आई हुई है बाहर देशों में, तो वो कोई भी इन्फेक्शन कैच हो सकती है। और एक जितने भी NGOs वहाँ पे जैसे लंगर का इंतजाम कर रहे हैं, रहने का, खाने का, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी वहाँ पे होने चाहिए हर एक बॉर्डर पे जहाँ पे भी आंदोलन चल रहा है। और जैसे फ्री में वहाँ पे ये NGOs वगैरह इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, खाना पीना सब कुछ, तो एक स्वास्थ्य के लिए भी उनको एक स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए और हर जगह पर स्वास्थ्य प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह होने चाहिए। फ्री मास्क और ये सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को या NGOs को। सत्ता पाने का या सत्ता परिवर्तन का प्रयास तो नहीं है, या वाकई में ये किसान लड़ रहा है? क्या तिरंगे का अपमान एक किसान ने किया है या देश के गद्दार ने किया है? ये बात वो हर बंदे के अपने अपने नजरिए है। कोई उसको देखता है कि भाई विपक्ष वाले करवा रहे हैं, कोई किस नज़रिए से देखते हैं किसान करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो खाली किसान हैं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर किसान बैठे हैं, तो जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर, मतलब इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है ये, तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब बंदा आता है, इससे बड़ा भी हुआ था पहले 5 लाख किसान इतने बड़े लेवल पे होने के बाद शरारती तब बीच में आना संभावित बात है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो अब जो आप लाल किले वाली बात कर रहे हैं, उसके अंदर हुआ क्या है? सभी ने बात करी, उस लाल किले के अंदर यही हुआ कि वो जो शरारती तब उसके अंदर घुसे गए थे लाल किले के अंदर, उन्होंने वहाँ पे ये झंडा फहराया गया था। अब उसका नाम लिया जा रहा है किसान नेताओं का, किसानों का, कि किसानों ने बुलाया, किसानों ने बुलाया तो किसान वहाँ से चल जाते हैं। अभी भी तो बैठे ना वहाँ पे, आपने कहा 73वां दिन है, कितने दिन से वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। तो जब सरकार ने ये कानून लेके आई, तो सरकार को किसान नेताओं से, किसानों से राय करके नहीं लेके आना चाहिए था कि उनसे राय करते कि ये कानून आने वाला है, ये हम लाने चाहते हैं, उनसे डिस्कशन हो। उन्होंने सीधा थोप दिया है, ये जो कानून है वो थोपा गया है, लाया नहीं गया। किसान तो चाहते नहीं है इसको, सरकार इसको थोपना चाहती है तीनों कानून को। तो ये बात कहीं पे जेन्युइनिटी आती है? पूरी सर्दी किसानों ने वहां पे निकाल दी। बहुत अच्छा जी, इतना टाइम हो गया उनको, 73 दिन हो गए। हाँ जी, सरकार, मोदी जी अपने हमारे राहुल जी का कहना है ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मकसद ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, और ये तस्वीर बदलने के लिए जो मोदी जी ने कोशिश की है, अगर आम आदमी और आम किसान को समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी तरफ से और पूरे देश की तरफ से मैं हाथ जोड़ के उन सभी किसान भाइयों को एक गुजारिश करूंगी कि ना केवल आपका नुकसान हो रहा है, आपके परिवारों का नुकसान हो रहा है, इस देश की तरक्की का नुकसान हो रहा है, देश की जो संपदा है उसका नुकसान हो रहा है, इस देश की गरिमा का नुकसान हो रहा है। इसलिए इस जिद को छोड़कर बात मानिए, और संवाद से 1.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, आपकी एक एक बात सुनी जाएगी,
आपकी एक एक बात मानी जाएगी। इस हठधर्मिता को छोड़कर जो देश के सम्मान में, जो देश का सिर ऊंचा करे, उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करें। और जो 2 महीने के अंदर बार बार ये कोशिशें की जाए कि ये किसान आंदोलन जो है इसमें उपद्रव हो, इसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, इसके अंदर लोगों पर गोलियां चलाई जाएं, जिन लोगों की भी ये मंशा है उसके ऊपर वो पानी फेरे, सरकार का साथ दे। सरकार पहले दिन से उनके साथ है, थी और रहेगी। और मैं ये मानती हूँ कि इतना जो भंडारण है हमारे एफसीआई और हेफेड के अंदर पड़ा है कि 1 साल अगर हम कुछ भी पैदा ना करें तो पूरे विश्व को हम फ्री में घर पे बिठा के खाना खिला सकते हैं। और इतना भंडारण, वो स्टोरेज जो 4 लाख करोड़ का जो भंडारण है उसकी मेंटेनेंस के लिए ये सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च रही है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस चीज़ को उगाइए जिसकी आपको मूल्य ज़्यादा मिले, जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकें, आप मुनाफा कमा सकें। और वो चीज़ें जो पहले से ही भंडारण में सड़ रही हैं उसको ही आप एक बार 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 उगाते रहेंगे, ना आपका इससे फायदा होगा ना देश का फायदा होगा। आपको सही राह पर ले जाने के लिए, आपकी आय को दुगनी करने के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपके भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने की सरकार कोशिश कर रही है। आप बैठिए, बैठकर आपको समझाएंगे और आपकी एक एक बात भी सुनेंगे और मानेंगे। और गुजारिश करते हैं कि इसको अब खत्म कीजिए, अपने घरों को लौटिए और ताकि जो आम जिंदगी रुकी हुई है वो दोबारा से शुरू हो सके और लोगों को जो परेशानी हो रही है वो दोबारा से अपनी जिंदगी जी सके। पहले कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, उसके बावजूद हर किसान के अकाउंट में सरकार ने पैसे डालकर उनको सर्वाइवल की कोशिश की है। तो कृपा करके उस कोरोना काल से उभरने का मौका दें और जितना नुकसान पहले हो चुका है उसकी भरपाई करने का मौका सरकार को दें। जो कानून बनाया गया है फार्मर्स के लिए, ये सारा कानून फार्मर्स की फेवर में है। बीइंग एन एडवोकेट मैंने इसको अच्छी तरह स्टडी किया है, दैट इज टोटली इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स जी। और दूसरी बात, यदि किसी कानून के अंदर फेरबदल करना भी होता है तो अमेंडमेंट के तौर पे ही की जाता है, इसको पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता। आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखा होगा, सीआरपीसी को देखा होगा, आईपीसी को देखा होगा, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट ही की जाती है। यदि आपको ये चीज़ नहीं ठीक लगती तो सरकार के साथ बैठ के आप वार्ता कीजिए। एजिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, एजिटेशन हमारा कोई मकसद नहीं है। इसमें आराम से बैठ के बात की जा सकती है और जो भी आपको कोई दिक्कत हो रही है सरकार के साथ शेयर कीजिए, उसको अमेंडमेंट के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। यदि आप मुझे 1 मिनट और प्रोवाइड करें तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हम ये सोचिए कि एक इलायची का भाव महाराष्ट्र के अंदर 800 रुपये किलो है, एक्सपोज है तो बहुत ज़्यादा ही 800 रुपये किलो है मान के चलते हैं। और पंजाब के अंदर इसका इलायची का भाव फर्स्ट करो 5000 रुपये किलो है। तो इसके अंदर एक ये प्रावधान किया गया है कि 800 रुपये वाला बंदा वहाँ ना बेच के यहाँ आके भी बेच सकता है उसे। तो ये किसानों की फेवर में ही है। लेकिन किसान कई बार इसको अदरवाइज ले लिया उन्होंने, वो एजिटेशन के माध्यम से आके देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे झंडे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये थोड़ा सा हम नहीं सह पा रहे। इसके लिए तो आराम से बैठ के वार्ता ही की जा सकती है। जब हम पाकिस्तान का मामला भी ले सकते हैं, यदि हम शिमला समझौतों का भी मामला लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें वार्ता से ही कंप्लीट होती है, ना कि एजिटेशन से। अब ये 73वें दिन के आगे एंटर कर चुके हैं। आप ये देखिए कितना नुकसान हो चुका है, टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीज़ें वेस्ट हो रही है। मेरा मानना ये है कि वार्ता से ही निपटाया जा सकता है। जी धन्यवाद।